सरकार द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम के बारे में। दोस्तों, यह स्कीम 14 जून 2022 को लागू की गई है या लॉन्च की गई है। इस स्कीम के थ्रू भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, इसमें जवानों की भर्ती की जाएगी। अब इस स्कीम के अंदर नया क्या है, पहले भी जवानों की जो भर्ती है वो होती गई है, लेकिन यह स्कीम क्यों लॉन्च की गई है इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। भारत सरकार का कहना है कि जो रक्षा बजट तैयार होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बजट है वो जो सैनिक है उनकी सैलरी और उनकी पेंशन के अंदर खर्च हो जाता है। सेना का जो आधुनिकीकरण है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरा तर्क यहाँ पर यह दिया गया है कि जो भारतीय सेना है उसके अंदर जो एवरेज एज है सैनिकों की वो 32 है। इसका मतलब युवा जो सैनिक है वो नहीं है। भारत सरकार अपनी जो सेना उसके अंदर जो एवरेज एज है वो 26 उम्र तक लाना चाहती है, 26 वर्ष तक लाना चाहती है। तो दो जो मेन मकसद हैं भारत सरकार के वो ये है, एक तो जो बजट है उसका वजन कम किया जाए, सेकंड कि जो एवरेज एज है सैनिक की वो 32 से घटाकर 26 की जाए। इसी वजह से ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो भारतीय सेना के अंदर यूथफुल जो सैनिक हैं वो हो, इसी वजह से ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असलियत में अग्निपथ जो स्कीम है वो क्या है। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अग्निपथ स्कीम के अंदर अगर आप जवान भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए। थर्ड जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे अग्निवीर को जो सेना में कार्यकाल है वो कितना होगा, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अग्निवीर को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे जब वो सैनिक होगा, और सैनिक होने के बाद उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर जो सैनिक है, जो अग्निवीर है, वो शहीद या किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसको या उसके परिवार को सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अग्निपथ स्कीम क्या है। तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इसके अंदर पहले क्या होता था कि सीधे तौर पर भर्ती होती थी। अगर वायुसेना और जल सेना की बात करते हैं तो वहां पर टेस्ट होता था, लेकिन जो थल सेना है उसके अंदर सीधी भर्ती होती थी जिसके द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती थी, और इनका जो कार्यकाल है लगभग 15 वर्ष का होता था। लेकिन जो नई स्कीम आई है इसके अंतर्गत क्या है कि अब 45,000 एक वैकेंसी आएंगी जिसके अंतर्गत जो तीनों सेनाओं हैं उसके लिए अग्निवीर को शामिल किया जाएगा। अब जो अग्निवीर है पहले क्या होता था, 15 से जो उनकी अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उनकी क्या होती थी, कार्यकाल होता था। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकाल है वो फिक्स कर दिया गया है कि जो सैनिक है उनका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा, और उसके बाद उनको यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सैनिक है उनकी जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, पहले बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती थी। ऐसा बताया जाता है कि एक अच्छे सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग इतनी लंबी होती है, मतलब उसको काम के दौरान भी एक तरह से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक अच्छा सैनिक ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे की भर्ती हुआ और चला गया। एक अच्छा सैनिक वो होता है कि अगर युद्ध हुआ तो वो डटकर सामना कर सके। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना के पास इतने हथियार नहीं थे। भारत ने आज तक अगर युद्ध हुए हैं तो 4 बार युद्ध को जीता है। सभी को पता है कि भारत के जो पास है इतने अच्छे हथियार नहीं थे, लेकिन जो सैनिकों का मनोबल है वो इतना था कि इन्होंने इनको युद्धों को जीत लिया। अगर बात करते हैं चीन के युद्ध की, तो चीन से भारत युद्ध इसलिए आ रहा था क्योंकि भारत की जो नीति थी उस टाइम पे इतनी सक्षम नहीं थी। तो भारतीय जो सैनिक हैं उनके हौसले की वजह से ही आज तक भारत ने युद्धों को जीता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इनका अगर कार्यकाल 4 साल का होगा और ट्रेनिंग 6 महीनों की होगी तो इतना ज्यादा बेनिफिट हमारी भारतीय सेना को नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग है वो 10 हफ्तों से लेकर 6 महीनों की होगी, और जो ये ट्रेनिंग पीरियड है ये 4 साल के अंदर ही कवर किया जाएगा। तो ये है अग्निपथ स्कीम। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसके अंदर अगर आपको अग्निवीर के तौर पर भर्ती होना है तो आपके पास क्या क्या मतलब जो पात्रता वो होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके तहत पुरुष और महिलाएं दोनों ही भर्ती हो सकती हैं जिसकी जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि हर बार महिला और पुरुष दोनों की भर्ती होगी, जब भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से क्या हो जाएगी, इनकी भर्ती होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं कि एज की जो क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, तो कैंडिडेट की जो एज है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए, उन्हीं को इस स्कीम के अंदर मतलब शामिल किया जाएगा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो यह बताया गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे जैसे पहले सेना में भर्ती के लिए किए जाते थे वैसे ही रखे गए हैं। इनके अंदर कोई अभी फिलहाल चेंज नहीं किया गया है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि 10वीं और 12वीं पास के लिए मतलब जो ये स्कीम है वो लागू हो जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 10वीं और 12वीं के लिए ही यह अनिवार्य बनाई गई है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अग्निवीर का सेना में कार्यकाल कितना होगा। देखिए कार्यकाल सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है
कि जो कार्यकाल है बताया गया कि वो सिर्फ 4 साल का होगा। एक जो सैनिक है उसका कार्यकाल 4 साल का होना है कि बस वो जाएगा और वो वेट करेगा कि कब 4 साल पूरे हों और मैं अपनी सिविल लाइफ के अंदर चला जाऊं। उसके अंदर जो देश हित की भावना वो पैदा नहीं हो पाएगी। अगर लंबा टाइम पीरियड होता है तो सैनिक अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं कि उनको 15 साल 20 साल सेना में रहना है और देश की रक्षा करनी है। लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होना एक तरह से ऐसा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग की और उसके बाद इंतजार किया कि कब हम रिटायर हो जाएंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर सिर्फ 4 साल तक आपको काम करना होगा। इसके बाद एक बात और इसके अंदर कही गई है कि जो 4 साल के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अनुसार 25% जो जवान है उनको सेना के अंदर रेगुलर कैडर के अंदर समायोजित कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके अंदर से 75% तो रिटायर होंगे और 25% है उनको क्या कर लिया जाएगा, सेना के अंदर रेगुलर कैडर के अंदर समायोजित कर लिया जाएगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगर पॉइंट 4 की बात करते हैं तो इसमें पूछा है कि अग्निवीर को क्या क्या लाभ दिए जाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेना में भर्ती हो तो 2 कारण है। एक तो क्या है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं और दूसरा क्या है कि अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले आपका जो परिवार है उसका भी पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको हम बताते हैं। तो अग्निपथ की जो योजना है, अगर जब आप इसके अंदर शामिल होगे तो पहले साल आपको 30,000 रुपए सैलरी पर मंथ दी जाएगी और आपकी बढ़ते बढ़ते सैलरी जो चौथा साल है वो कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपए हो जाएगी। अगर सालाना की बात करते हैं तो आपको पहले साल जो टोटल सैलरी मिलेगी वो 4,76,000 रुपए मिलेगी। अगर चौथे साल की अगर सैलरी की बात करते हैं तो इसको बढ़ाकर 6.92 लाख या 7 लाख आप इसको मान सकते हैं, इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी जो जमा राशि है वो कितनी मिलेगी, 11.7 लाख रुपए आपको इकट्ठा जो राशि है वो मिलेगी। इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होगा, यह आपको पूरी की पूरी सैलरी इन हैंड मिलेगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पॉइंट 5 जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है, शहीद या हादसे का शिकार होने पर क्या। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप 4 साल के लिए जा रहे हैं, अगर उस दौरान किसी एक्सीडेंटल या युद्ध हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर ऐसा है कि आप गए और मतलब शहीद हो गए और आपके बेनिफिट्स जो आपके परिवार है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो जो सैनिक है उसका मनोबल अपने आप ही कम हो जाता है। तो यह बात भी जाननी जरूरी है कि अगर किसी वजह से जो जवान है शहीद हो जाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि जो सरकार ने कहा वो बताया है कि जो सैनिक का परिवार है उसको पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिवार को जो सेवा निधि समेत है लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर बताई गई है कि शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। अगर जो जवान है वो शहीद हो जाता है और उसका कार्यकाल मान लो 2 साल के लिए बचा हुआ है तो इन 2 सालों की जो सैलरी है वो भी उसके परिवार को दी जाएगी। ये बातें कब है, जब जो शहीद है वो जो जवान है वो शहीद हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं किसी कारण से एक्सीडेंट होने से अगर वो दिव्यांग हो जाता है, मतलब उसके हाथ या पैर काम करना बंद कर देते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उसको दिव्यांग कहा जाए तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स वहां पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाता है तो उसको दिव्यांगता के अकॉर्डिंग, मान लो उसकी कितनी % दिव्यांगता है उसके हिसाब से लगभग 44 लाख रुपए हैं उसका अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके जो परिवार है या उसको साथ में सेवा निधि के अलावा जो उसकी बची हुई सैलरी है वो भी पूरी की पूरी दी जाएगी। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो जो ये स्कीम आई है इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं। क्या ये बेनिफिशियल है या सिर्फ एक तरह से जो सैनिक भर्ती होने उनके साथ धोखा किया गया है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि यह जो स्कीम है इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर ये अच्छे से लागू हो जाती है। क्योंकि अखबार में आज ही आ चुकी है कि लगभग 3 से 4 जगहों पर विरोध हुआ है इस स्कीम का कि भाई ये जो स्कीम है ये वापस लेनी चाहिए और जो पहले भर्ती होती थी सीधी भर्ती उसी के हिसाब से सैनिकों की जो सेना में वो भर्ती होनी चाहिए। आगे चल के देखते हैं इसके बारे में क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन हाल में जो इसके अंदर पॉइंट्स है वो यही है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।